हेलो गाइस, मैं हूं मिस फ्लिंग और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो आपका दिमाग हिला देगी। सोचो आप अपनी फैमिली के साथ समुंदर के बीच एक परफेक्ट वेकेशन एंजॉय कर रहे हो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हो, लेकिन अचानक एक पल आता है जब सब कुछ बदल जाता है। इतना ज्यादा कि आप समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। ना कोई वार्निंग, ना कोई एस्केप, सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन जहां हर सेकंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है जो पूरी दुनिया को बदल देता है और क्या कोई इससे बच पाएगा? चलिए शुरू करते हैं आज की माइंड ब्लोइंग स्टोरी। कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जो कैरिबियन समुद्र के बीच अपनी बोट पर है। ये लोग अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। सब लोग खुश हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये खुशी बस थोड़ी देर की मेहमान है। कुछ देर तक सब नॉर्मल रहता है। समुद्र का नजारा एंजॉय करते हुए बेन की मॉम जूलिया तैरने के लिए पानी में चली जाती है। उधर बेन और उसके पापा टॉम फिशिंग में बिजी होते हैं। तभी अचानक जूलिया को पानी में महसूस होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसके आसपास घूम रहा हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन कुछ नजर नहीं आता और फिर अचानक कोई चीज उसे जोर से नीचे की तरफ खींच लेती है। उसी वक्त बोट पर रखा सारा सामान अजीब तरह से हिलने लगता है, जैसे कुछ बहुत बड़ा हो रहा हो। लेकिन बेन और टॉम को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो फिशिंग में लगे हुए होते हैं। उधर जूलिया देखती है कि कुछ ही सेकंड्स में वो अपनी बोट से बहुत दूर चली गई है और वो डूबने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर टॉम को बुलाती है, लेकिन वो इतनी दूर होती है कि कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। इसी बीच जूलिया महसूस करती है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ हट रहा है। वो अपनी बेटी कैसी को बुलाती है, लेकिन कैसी हेडफोन्स लगाकर धूप का मजा ले रही होती है। बेन, कैसी और टॉम को बिल्कुल पता नहीं होता कि जूलिया तैरने के लिए पानी में गई हुई है। जूलिया धीरे धीरे उनसे और दूर जा रही होती है, लेकिन अचानक टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत उसे देख लेता है और बिना सोचे समुद्र में कूद जाता है उसे बचाने के लिए। उधर बेन जल्दी से बोट का इंजन स्टार्ट करता है और बोट को उनके पास ले आता है। किस्मत से टॉम वक्त पर जूलिया तक पहुंच जाता है और उसे डूबने से बचा लेता है। जैसे ही वो बोट के पास आते हैं, बेन और कैसी मिलकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। बोट पर आते ही टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम्हारी मॉम समुद्र में तैरने जाए तो उन पर नजर रखना। कैसी सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने हेडफोन्स लगा रखे थे। खैर, अब जूलिया सेफ होती है। टॉम सबको स्ट्रिक्ट वार्निंग देता है कि अब से कोई भी बिना बताए समुद्र में नहीं जाएगा और अगर कोई जाता भी है तो पहले किसी को बताकर ही जाएगा। सब लोग उसकी बात मान लेते हैं और धीरे धीरे रात होने लगती है। रात आने पर सब लोग बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कैसी का बॉयफ्रेंड उसे वीडियो कॉल करता है। कैसी उसे बताती है कि वो सब लोग बोट पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम लोग तुरंत वापस आ जाओ। यहाँ टीवी पर दिखाया जा रहा है कि दुनिया भर में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो कभी पहले नहीं हुआ। ये सुनकर कैसी ध्यान से देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान शहर की तरफ आता हुआ दिख रहा होता है। ये देखकर कैसी थोड़ी डर जाती है क्योंकि उस वक्त वो लोग बिल्कुल सेफ जगह पर नहीं होते। वो उससे और बात करने लगती है, तभी अचानक उनका कनेक्शन कट हो जाता है। कैसी तुरंत जाकर अपने मॉम और डैड को ये सब बताती है। इसके बाद सब लोग मिलकर अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। चेकिंग के दौरान वो देखते हैं कि उनकी बोट के आसपास बहुत सारी वेल्स और शार्क्स घूम रही होती हैं, जबकि इस जगह पर आमतौर पर ना वेल्स होती है और ना ही शार्क्स। ये सब देखकर सिचुएशन और भी अजीब होने लगती है। टॉम एक एटॉमिक ओशन एक्सप्लोरर होता है, इसीलिए टॉम तुरंत समझ जाता है कि वेल्स और शार्क्स ऐसा तभी करती हैं जब कोई बहुत बड़ा और डरावना तूफान आने वाला होता है। मतलब उन सब ने पहले ही उस खतरे को महसूस कर लिया था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क्स का सामना करना था। तभी अचानक उनकी बोट को एक जोर का झटका लगता है। सब लोग डर जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि किसी बड़े जीव ने बोट के नीचे टक्कर मारी है। सच जानने के लिए वो पानी के अंदर जाता है। नीचे जाकर वो देखता है कि बोट के नीचे एक बड़ा सा डेंट पड़ चुका है, जो शायद किसी बड़ी शार्क की वजह से हुआ है। जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर गहरा घाव होता है। ये देखकर जूलिया तुरंत उसके घाव को स्टिच करती है। तब टॉम सबको बताता है कि इस डेंट की वजह से बोट का इंजन खराब हो गया है और अब बोट को आगे नहीं ले जा सकते। अब वो सब समुद्र के बीच फंस चुके होते हैं।
अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, किसी से मदद मांगना। लेकिन जब कैसी सिग्नल के लिए ट्राई करती है तो कोई नेटवर्क ही नहीं मिलता। बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अचानक सब कुछ क्यों बंद हो गया। इस मुश्किल वक्त में टॉम उसके पास बचे खाने और पानी के हिसाब चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन का राशन होता है, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ी सी उम्मीद बस इतनी होती है कि वो एक शिपिंग रूट पर है, शायद कोई शिप गुजरे और उन्हें देखकर बचा ले। तभी बात करते करते उन्हें बाहर से एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो एक बड़ा सा आग का गोला सीधा उनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, जैसे आसमान से गिर रहा हो। वो सीधा उनकी बोट से टकरा सकता है। बचने के लिए टॉम मजबूरी में बोट का इंजन स्टार्ट कर देता है, जबकि उसे पता होता है कि ऐसा करने से इंजन पूरी तरह खराब हो जाएगा। और वही होता है, इंजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन उस वक्त उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता। अगर टॉम उस वक्त इंजन स्टार्ट करके बोट को आगे नहीं बढ़ाता तो वो आग का गोला सीधा उनकी बोट से टकरा जाता। तब टॉम ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि आसमान से गिरने वाली ये चीजें असल में सैटेलाइट्स हैं। इसी वजह से अचानक रेडियो और फोन के सिग्नल्स बंद हो गए थे। वो लोग अभी इस हादसे से संभले भी नहीं होते कि एक और सैटेलाइट उनकी तरफ आने लगती है। अब बचने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सब लोग जल्दी से बोट के नीचे वाले हिस्से में चले जाते हैं और लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं, ताकि अगर बोट उलट जाए तो वो पानी में डूब ना जाए। जैसे ही वो अंदर होते हैं, बोट बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। सबको लगने लगता है कि अब बचना मुश्किल है। तभी अचानक एक बहुत तेज आवाज आती है और सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो जिंदा है, बस कुछ चोट लगी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये होती है कि उनकी बोट में छोटे बड़े कई छेद हो चुके होते हैं, फिर भी उनमें से पानी अंदर नहीं आ रहा होता। जब पूरी फैमिली बोट से बाहर आती है और आसपास देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें दिखता है कि उनकी बोट के नीचे पानी ही नहीं है। चारों तरफ जमीन पर मछलियां पड़ी होती हैं और उनकी बोट एक सूखे पहाड़ों जैसी जगह पर अटकी होती है, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। कल रात तक जहां सिर्फ पानी था, अब वहां बड़े बड़े गड्ढे और ऊंचाई वाले पहाड़ दिख रहे होते हैं। तब उन्हें समझ आता है कि वो डेजर्ट में नहीं बल्कि अभी भी समुंदर के बीच में ही है, बस सारा पानी यहाँ से कहीं और चला गया है। ये सब देखकर टॉम तुरंत अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन चेक करता है। तब उसे समझ आता है कि धरती के साथ कुछ गलत हुआ है। धरती के पोल्स बदल चुके हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी जगह बदल चुके हैं और इसी वजह से ये सब अजीब चीजें हो रही हैं। और इसी वजह से जो सारा समुद्र का पानी जमीन पर था वो सब शिफ्ट होकर कहीं और चला गया और समुद्र खुद जमीन बन गया। ये सब जानकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तब टॉम उन्हें एक और डरावनी बात बताता है कि जो लोग इस सब के बीच जमीन पर थे वो शायद जिंदा नहीं बचे होंगे। ये सुनकर कैसी बिल्कुल टूट जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो खुद को कैबिन में बंद कर लेती है, लेकिन अभी उन्हें एक और ऐसी बात पता चलनी बाकी होती है जो उनके होश उड़ा देगी। इधर जूलिया बचा हुआ खाना इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने बर्थडे के सारे बैलून्स आसमान में छोड़ देता है, ताकि अगर कोई और जिंदा हो तो वो उन तक पहुंच सके और सब मिलकर इस सिचुएशन का सामना कर सके। इसके बाद टॉम रेडियो के थ्रू किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उसे एक रिस्पांस मिलता है। ये रिस्पांस एक कैप्टन देता है जिसका नाम नेटो होता है। उसे भी समुद्र के शिफ्ट होने की बात पता होती है, क्योंकि वो भी अपनी सबमरीन में था, बिल्कुल टॉम की फैमिली की तरह। टॉम उस कैप्टन से पूछता है कि अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तब कैप्टन एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि धरती के पोल्स जो बदले हैं वो लगभग 1 हफ्ते में वापस अपनी जगह आ जाएंगे। मतलब 1 हफ्ते बाद समुद्र का पानी वापस आ जाएगा और उस वक्त उसकी लहरें बहुत ही खतरनाक होंगी। कैप्टन टॉम से कहता है कि वो तो अपने सबमरीन में रहकर बच सकता है, लेकिन टॉम को चाहिए कि वो जल्दी से कोई ऊंची जगह ढूंढे और अपनी फैमिली को वहां ले जाए, क्योंकि वही उनके बचने के चांसेस ज्यादा है। ये सुनकर जूलिया तुरंत बच्चों को पैकिंग करने को बोलती है। तब टॉम कैप्टन से कहता है कि तुम्हारे सबमरीन में बचने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या तुम मेरी फैमिली को वहां रख सकते हो? कैप्टन कहता है कि वो मदद करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके सबमरीन में एक साथी मर चुका है और अब वहां सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह बची है। कैप्टन कहता है कि वो सिर्फ एक ही इंसान को रख सकता है, एक और बाहर रह जाएगा।
ये सुनकर टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज किसी तरह दोनों बच्चों को रख लो, बदले में वो अपना सारा बचा हुआ खाना दे देगा। थोड़ी देर बाद कैप्टन मान जाता है और मैप पर अपनी लोकेशन टॉम को समझा देता है। टॉम उस जगह का अंदाजा लगाकर अपनी वाइफ से कहता है कि वो लोग बस 2 दिन में वहां पहुंच सकते हैं, मतलब समुद्र का पानी वापस आने से पहले वो अपने बच्चों को सेफ जगह तक पहुंचा सकते हैं। इस तरह कम से कम उनके दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह पूरी फैमिली अपनी जर्नी के लिए रेडी हो जाती है। तभी टॉम दूर से देखता है कि एक अजीब सा आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वो आदमी घायल लग रहा होता है, इसीलिए टॉम उसे मदद देने के लिए पानी लेकर उसके पास जाता है। लेकिन पानी पीने के बाद शुक्रिया कहने की जगह वो आदमी अचानक टॉम पर हमला कर देता है। दूर खड़ी जूलिया ये सब देख रही होती है। वो आदमी चाकू से टॉम पर वार करता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वो आदमी जूलिया की तरफ बढ़ता है। जूलिया अपने पति को नहीं बचा पाती, लेकिन तुरंत समझदारी दिखाते हुए वो बोट के अंदर जाकर अपने दोनों बच्चों को कैबिन में बंद कर देती है। वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि सिर्फ बहुत मुश्किल सिचुएशन में ही इसे यूज करना। तभी वो आदमी भी बोट तक पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम में छुप जाती है। अंदर आकर वो किलर पूरी बोट को सर्च करने लगता है। जैसे उसे खाना मिलता है वो उस पर टूट पड़ता है, जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाना खाने के बाद वो जूलिया को ढूंढने लगता है। फिर वो सीधा कैबिन की तरफ जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि जहां से आवाज आ रही थी वहां कोई नहीं है। दरअसल जूलिया बोट के एक छेद से निकलकर बाहर आ गई होती है, लेकिन उस आदमी का कुत्ता जूलिया को देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। मजबूरी में जूलिया को उस कुत्ते को मारना पड़ता है ताकि वो चुप हो जाए, और फिर वो खुद बोट के नीचे छुप जाती है। कुछ देर तक वो किलर से बच जाती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी बाहर आकर अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है, उसे समझ आ जाता है कि जूलिया बोट के बाहर ही कहीं है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए नीचे उतरता है, जूलिया तुरंत वापस बोट पर चढ़ जाती है और टूटे हुए शीशे के सहारे अंदर घुस जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर उस आदमी के हाथ लग जाती है। वो उसे बालों से पकड़कर मारने लगता है और उसका गला दबा देता है। जूलिया अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उससे लड़ने लगती है। कैबिन के अंदर से ये सब देख रही कैसी को याद आता है कि अब फ्लेयर गन यूज करने का सही टाइम है। वो फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो आदमी दूर गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन जूलिया और बच्चों को भागने का मौका मिल जाता है। साथ ही बोट में आग भी लग जाती है। जूलिया तुरंत बोट से बाहर निकलकर अपने दोनों बच्चों को बचाने आती है। बाहर आते वक्त वो किलर फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे जोर से लात मारकर पीछे गिरा देती है। जैसे वो तीनों बाहर आते हैं, कैसी और बेन अपने पिता की लाश देखकर टूट जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। बेन खुद को दोष देने लगता है। वो कहता है कि अगर उसने बैलून्स हवा में नहीं छोड़े होते तो वो आदमी उन्हें देखकर यहाँ नहीं आता। जूलिया भी अपने पति से चिपक कर रो रही होती है। तभी वो देखती है कि वो किलर जलती हुई बोट से बाहर आ रहा है। अब वहां रुकना बिल्कुल सेफ नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद उनकी जलती हुई बोट ब्लास्ट हो जाती है। काफी देर तक भागते भागते वो लोग बहुत थक जाते हैं, इसीलिए एक पहाड़ी के पीछे रुककर आराम करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो किलर अब उनका पीछा छोड़ चुका है। बेन अभी भी रो रहा होता है। कैसी उसे संभालती है और उसे साफ पानी पीने को देती है, लेकिन बेन पानी पीने से भी मना कर देता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने बैलून्स मदद के लिए छोड़े थे। तभी जूलिया देखती है कि वो किलर अभी भी उनका पीछा कर रहा है। ये देखते ही तीनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं। काफी देर तक भागते भागते वो बहुत थक जाते हैं, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखते वो आदमी उनके पीछे ही होता है। इसीलिए वो बिना रुके लगातार भागते रहते हैं। आगे जाकर वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला पानी होता है। जूलिया समझ जाती है कि बेन के अंदर पानी की बहुत कमी हो गई है। उनके पास बस थोड़ा सा पानी बचा होता है जो वो बेन को दे देती है, लेकिन उससे उसकी प्यास नहीं बुझती। यहाँ कैसी भी हिम्मत हारने लगती है। वो कहती है कि पता नहीं जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ सच में सबमरीन मिलेगी भी या नहीं। इस पर जूलिया उसे डांट देती है और कहती है कि चुप रहो और जो मैं कह रही वो करो। हम आगे बढ़ेंगे और मैं तुम दोनों को बचाऊंगी। जूलिया की बात सुनकर वो फिर से चलना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है जो शायद सालों पहले समुद्र में गिर गया था।
वो लोग उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ जूलिया एक बार फिर से अपनी फैमिली की फोटो देखती है जो उन्होंने कल रात ही ली थी। उस फोटो को देखकर सबको टॉम याद आता है। सिर्फ एक दिन में उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। अब रात काफी हो चुकी होती है और सब लोग बहुत थक चुके होते हैं। कैसी और बेन सो जाते हैं। तभी किसी आवाज से कैसी की नींद खुल जाती है। वो बाहर जाकर देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि वो किलर फिर उनके पास आ रहा होता है। अब इन तीनों को किसी भी हाल में उससे छुटकारा पाना होता है। किलर उस पर हमला करने के लिए पास आता है, तभी पीछे से जूलिया उस पर हमला कर देती है। इस बार जूलिया का गुस्सा अपने चरम सीमा पर होता है। वो उस किलर पर इतना जोर से हमला करती है कि आखिरकार उसकी जान ले लेती है। अब उनका सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है और जूलिया चैन की नींद सो पाती है। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उस किलर की लाश बहुत बुरी हालत में है। किसी अजीब जीव ने उसे अंदर से खाली कर दिया होता है। ये देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ आसपास और भी खतरनाक जीव मौजूद है। इसीलिए अब उनका जल्दी से सबमरीन तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। जूलिया मैप देखकर रास्ता समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी बेन पानी की तलाश में थोड़ा आगे निकल जाता है। वहाँ उसे पानी दिखाई देता है और वो बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूलिया ने उसे पहले ही मना किया होता है क्योंकि वो पानी जहरीला होता है, लेकिन बेन इतना प्यासा होता है कि वो किसी की नहीं सुनता। जूलिया उसे देखकर भागती है उसे रोकने के लिए, लेकिन तब तक वो काफी पानी पी चुका होता है। थोड़ी देर बाद बेन की तबीयत खराब हो जाती है और वो चलने की हालत में नहीं रहता। इसीलिए जूलिया और कैसी वहीं एक छोटा सा आसरा बनाकर थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। तभी जूलिया को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनसे बचने के लिए तीनों तुरंत भागने लगते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है, एक कार्गो शिप जिसमें कई कंटेनर्स लगे होते हैं। कुछ लोग उन कंटेनर्स के अंदर छुपे होते हैं। जैसे ही वो तीनों उन्हें देखते हैं वो लोग और ज्यादा अंदर छुप जाते हैं। असल में वो इनसे नहीं बल्कि उनके पीछे आ रहे क्रैब से डर रहे होते हैं। जूलिया और उसके बच्चे कंटेनर के पास जाकर दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करता। इधर पीछे से क्रैब्स की बड़ी फौज उनके करीब आ रही होती है। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए जूलिया और उसके दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो कंटेनर के ऊपर चढ़ जाएंगे। जूलिया सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को ऊपर चढ़ा देती है। अब जैसे ही जूलिया ऊपर चढ़ने लगती है, एक केकड़ा उसके पैर पर जोर से काट लेता है। दर्द के बावजूद वो किसी तरह अपना पैर छुड़ा लेती है और ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर वो अपने घाव को दुपट्टे से बांध लेती है, लेकिन थकान और दर्द की वजह से बेहोश हो जाती है। कैसी और बेन ऊपर से देखते हैं कि वो क्रैब्स कंटेनर को काट कर अंदर घुस रहे हैं और अंदर छुपे लोगों पर हमला कर रहे हैं। अंदर वाले लोग अपने पास जो भी हथियार होते हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो उनका सामना नहीं कर पाते और सबको मार देते हैं। अगली सुबह जब जूलिया को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहाँ नहीं हैं। वो बहुत डर जाती है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दूर से कैसी और बेन को आते हुए देख लेती है। वो दोनों असल में खाना पानी और कुछ हथियार ढूंढने गए थे। अब वहाँ से केकड़े भी जा चुके होते हैं। जूलिया अपने घाव का इलाज करती है और बेन उन लोगों के छोड़े हुए हथियार इकट्ठा कर लेता है ताकि आगे अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सके। उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। इसके बाद जूलिया फिर से कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। कैप्टन बताता है कि वही अजीब जीव उस पर भी हमला कर चुके हैं और वो बहुत बुरी तरह से घायल है। अब वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा। साथ ही वो ये भी बताता है कि समुद्र का पानी बहुत जल्द वापस आने वाला है, इसीलिए ये समुद्री जीव भी वापस आ गए हैं। ये सुनकर जूलिया टूट जाती है क्योंकि अब उन्हें ये भी नहीं पता होता कि सबमरीन तक कैसे पहुंचना है। रात भर भागते हुए उनका मैप भी कहीं गिर चुका होता है। तब कैप्टन उनकी मदद के लिए आसमान में एक फ्लेयर चला देता है जिससे उन्हें डायरेक्शन का अंदाजा हो सके। बेन उस फ्लेयर को देख लेता है, लेकिन वो जगह उनसे काफी दूर होती है। अब तीनों जल्दी जल्दी उस डायरेक्शन में भागने लगते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। बीच में एक पथरीला रास्ता आता है जिसे पार करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। उस पथरीले रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें फिर से उन डरावने क्रैब्स का सामना करना पड़ सकता था, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। अब कैसी को अपनी माँ के लिए भी डर लगने लगता है। वो सोचती है कि कैप्टन तो मुझे और मेरे भाई को सबमरीन में रख लेंगे, लेकिन जूलिया का क्या होगा
क्योंकि कुछ ही देर में पानी वापस आने वाला है। जूलिया उसे समझाती है कि अभी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, जब हम सबमरीन तक पहुंच जाएंगे तब डिसाइड करेंगे क्या करना है। और वो कहती है कि चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही उनकी किस्मत फिर धोखा दे देती है। वहां अचानक लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। जूलिया जो सबसे पीछे होती है, उसके सामने एक बड़ा पत्थर गिर जाता है और वो वहीं फंस जाती है। कैसी अपनी माँ को छोड़कर आगे बढ़ना नहीं चाहती, लेकिन जूलिया उससे कसम देती है कि वो अपने भाई के साथ आगे बढ़े और अपनी जान बचाए। मजबूरी में कैसी अपने भाई के साथ आगे बढ़ने लगती है। जब वो सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। दोनों जोर जोर से दरवाजा नॉक करते हैं। तभी पीछे से वो कैप्टन आता है जो बुरी तरह घायल होता है। वो कहता है कि सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर वो साथ भी गया तो वे जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर कैसी तुरंत वापस मुड़ती है और अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ती है। उधर जूलिया के पास फिर से क्रैब्स का झुंड आ रहा होता है। वो अपनी गन से उन पर फायर करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी ऊपर से कैसी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। आखिरकार कैसी की मदद से जूलिया वहां से बाहर निकल आती है। तीनों बिना टाइम वेस्ट किए भागते हुए सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और तुरंत अंदर घुस जाते हैं। पीछे से वो डरावने क्रैब्स भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ही भयंकर समुद्री लहर आ रही होती है, जो कई 100 मीटर ऊंची होती है। कुछ ही पलों में वो बहुत तेज रफ्तार से आकर उनकी सबमरीन से टकरा जाती है। टकराव इतना जोर का होता है कि तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब जूलिया को होश आता है तो सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं होती। वो इतनी बड़ी समुद्री लहर उनकी सबमरीन को उठाकर एक शहर के बीच ले आती है, लेकिन वो शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी होती है। ये देखकर साफ समझ आ जाता है कि जमीन पर रहने वाले लोग अब जिंदा नहीं बचे। तो बस आज की स्टोरी यही खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग स्टोरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना, ताकि आप भी कोई भी नई स्टोरी मिस ना करो। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। बाय बाय।